पोजीशन वेक्टर, तो एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया और एक्स वाई प्लेन हो गया। इसमें कोई पार्टिकल मूव कर रहा है किसी टाइम पर, मान लेते हैं किसी टाइम p पर मान लेते हैं, वो कहाँ पर है p, तो t टाइम पर उसका पोजीशन हो गया p। इसी पोजीशन p का जो ऑरिजिन से डिस्टेंस होगा उसको हम लोग कहेंगे पोजीशन वेक्टर, यानी द डिस्टेंस ऑफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल from the origin. The distance of a position of a particle from the origin is called position vector. So लिखो the distance of position of a particle at any time from the origin is called position vector. Is called position vector. यानी देखो अगर फिगर से बात करो, इस फिगर से देखो, इस फिगर से तो पोजीशन वेक्टर किसके बराबर जाएगा, ओपी वेक्टर यानी आर वेक्टर, ठीक है ना। तो फ्रॉम फिगर कह सकते हैं, फ्रॉम फिगर पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा ओपी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। अब यहाँ से मान लेते हैं P का कोऑर्डिनेट x y और यहाँ से P से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पर P है, P से हो गया परपेंडिकुलर। अब इसका कोऑर्डिनेट है x y, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। अब सुन लो, अगर इसको वेक्टर के टर्म में डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो हो जाएगा x i कैप और ये हो जाएगा y j कैप। ये ध्यान से देख रहे हो, ट्रायंगल बन रहा है OMP, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से सब पढ़े हो। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से R वेक्टर किसके बराबर होगा, xi कैप प्लस yj कैप। ये दो ट्रायंगल का दो साइड है, दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीसरा साइड इसके सम को रिप्रेजेंट करता है। तो लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये हो जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप। ये पोजीशन वेक्टर के लिए हो गया फॉर्मूला वेक्टर के टर्म में। अब इसी का मैग्नीट्यूड अगर लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, तो क्लियरली देख रहे हो इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। ये कितना है, 90 डिग्री है। तो मैग्नीट्यूड अगर आर लिखोगे तो हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x बाई कॉस 90। पढ़े थे ना फॉर्मूला ये वाला, वहाँ पर रहते हैं स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, उसके जगह पर x बाई है, ए बी की जगह पर x बाई है, तो हो गया r बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x बाई कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, ये वाला पूरा टर्म हो जाएगा 0। तो r इज इक्वल टू हो गया, r इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हो गया। अब अगर डायरेक्शन निकालना हो, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, यानी ये पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना कर दिए है या वाई के साथ कितना एंगल बना रहा है, क्या उसका डायरेक्शन है। तो चलिए एक्स के साथ मान लेते हैं थीटा। अगर एक एक्स एक्सिस के साथ निकाल लोगे तो वाई के साथ कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर इसके साथ हो जाएगा 30 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ, तो वाई एक्सिस के साथ कितना हो जाएगा 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री। तो यहाँ से मान लेते हैं लेट आर वेक्टर
मेक्स एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस। अब ध्यान से देखो, एंगल के बगल वाला साइड को क्या कहते हैं? बेस। राइट एंगल के सामने वाला को हाइपोटेनस यानी कर्ण कहते हो, और ये तीसरा होता है परपेंडिकुलर यानी लंब, यानी ये आधार बेस। अब यहाँ से ध्यान से देखो, हमको वैसे तो सब पता है, यहाँ डायरेक्शन निकालने के लिए ट्रिगोनोमेट्री का जो 6 फंक्शन पढ़े हो, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, सब यूज करके डायरेक्शन निकाल सकते हैं। लेकिन इनको एक ले लेते हैं, तो टैन ले लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे टैन थीटा, टैन होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी हो जाएगा बाई बाई एक्स। और अगर थीटा लिखोगे तो क्या लिखोगे? टैन इनवर्स बाई डिवाइडेड बाई एक्स हो गया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसके लिए पहले एक फिगर बनाते हैं, ठीक है? ये मान लो एक्स बाई यानी एक्स एक्सिस हो गया, और ये बाई एक्सिस ये ऑरिजिन है। मान लेते हैं इस एक्स बाई प्लेन में कोई पार्टिकल चल रहा है, मूव कर रहा है। मान लो चलते चलते पार्टिकल पहुंच गया यहाँ पर, ये मान लेते हैं P1, P1 ठीक है ना? मान लेते हैं P1 टाइम पर वो पहुंच गया P1 पर, और यहाँ से OP1 वेक्टर को मान लेते हैं R1 वेक्टर। पार्टिकल फिर आगे जा रहा है, चलते चलते मान लो कहीं दूसरा पॉइंट पहुंचा है P2, तो इसको यहाँ से मान लो ये P2 पर पहुंच गया, मान लेते हैं, ठीक है ना? आगे चलते चलते जब टाइम हो गया P2, तो पार्टिकल कहाँ पहुंच गया? P2 पर पहुंच गया। अब यहाँ से जो P1 से P2 जाएगा ना, P1 से P2, यही कहलाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यानी डायरेक्ट अगर मान लो P1 से P2 चला गया, इसको हम लोग मिला देते हैं इस तरह से, हाँ इस तरह से डैश डैश करके मिला देते हैं। और ये मान लो P2 वेक्टर को मान लेते हैं R2 वेक्टर, यहाँ पर इसको मान लेते हैं R2 वेक्टर। यहाँ से क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ये M मान लो, और इसको यहाँ से N मान लो, ये परपेंडिकुलर हो गया। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, तो इसको Q मान लेते हैं, तो जो भी मैंने मान सकते हैं पॉइंट है। तो यहाँ से फिर से सुन लो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग जानेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी मान लेते हैं कि एक्स बाई प्लेन है। क्या है? एक्स बाई प्लेन है, इसमें कोई पार्टिकल चल रहा है, मूव कर रहा है। चलते चलते मान लो जब टाइम हुआ T1, तो कहाँ पहुँच गया? P1 पर। अब इस OP1 वेक्टर को मान लेंगे R1 वेक्टर, और ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर एट टाइम T1। ठीक उसी तरह से मान लो पार्टिकल चलते चलते कहाँ पहुँच गया? P2 में। ये OP2 वेक्टर, OP2 वेक्टर इसको मान लिया है R2 वेक्टर, ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर एट टाइम T2। जब मान लो पार्टिकल सीधे P1 से P2 पर चला जाएगा, तो ये P1 P2 जो हो गया ना, यानी P1 P2 को मान लेते हैं यहाँ से डेल्टा R वेक्टर, और ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है ना? अब हम लोग यहाँ पर इस डेल्टा यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला निकालेंगे। यानी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग डेल्टा R वेक्टर से डिनोट किए। क्या डिनोट किया? डेल्टा R वेक्टर से। फिगर में देखो, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2। यानी ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा x1 O से लेके M तक, और O से लेकर के N हो जाएगा कितना? x2। M से P1 तक हो जाएगा y1, और N से P2 हो जाएगा y2। ये हो गया
यानी ये बाई वन तो ये भी हो जाएगा बाई वन। अब सुन लो, ये है ओ एम है कितना x1 और ओ से n है x2। अगर mn लिखेंगे तो हो जाएगा x2 माइनस x1 होगा ना, यानी इसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1 और उसी तरह से ये भी हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। अब सुन लो, अगर मान लो इसको डायरेक्शन के साथ दिखाना, डायरेक्शन के साथ दिखाना हो तो x1 के साथ लगा देंगे आई कैप। क्या लगा देंगे? आई कैप। x2 के साथ भी आई कैप, तो ये भी हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप। और यहाँ पर बाई एक्सिस के लॉन्ग है तो जे कैप, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? जे कैप। तो यहाँ से लिख देते हैं बाई वन जे कैप, ये भी हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ भी लिख देते हैं जे कैप। ये हो गया। ठीक उसी तरह से देखो, n से लेके P2 तक है बाई टू जे कैप और n से Q कितना है? बाई वन जे कैप। तो ये कितना हो जाएगा? बाई टू माइनस बाई वन, यानी Q P2 हो जाएगा बाई टू माइनस बाई वन इंटू जे कैप। अब अगर पार्टिकल मान लो सीधे P1 से P2 पर जाएगा, ठीक है ना, P1 से P2 पर मूव करेगा तो P1 P2 वेक्टर को कहेंगे डेल्टा आर वेक्टर और ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यानी क्या लिखेंगे? व्हेन पार्टिकल moves from P1 to P2, then P1 P2 vector equal to delta R vector। चलो बेटा ना, when यहाँ पर यानी when a particle moves from P1 to P2, then P1 P2 vector is equal to delta R vector is called displacement vector। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पर जो है, मान लेते हैं कि पार्टिकल जो मूव कर रहा है तो T1 टाइम पर उसका पोजीशन है P1 और T2 टाइम पर पोजीशन P2। तो लेट एट टाइम T1 एंड T2 the positions of particle are at P1 and P2। अब यहां से देखो, ये OP1 वेक्टर हो गया R1 वेक्टर, ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर एट टाइम P1 और उसी तरह से OP2 वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा R2 वेक्टर और ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर एट टाइम P2। क्या कहलाएगा? टाइम P2। यहाँ से लिख देंगे OP1 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर, ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर एट टाइम P1। OP2 वेक्टर and OP2 vector equal to R2 vector। देख यहाँ पर वेक्टर का साइन लगाते हो, यानी OP1 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर और इसे कहेंगे पोजीशन वेक्टर एट टाइम T1 एंड OP2 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर और ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर एट टाइम T2। यानी फिगर से अगर चलोगे और ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करेंगे तो R1 वेक्टर हो जाएगा कितना? R1 वेक्टर लेवल इस ट्रायंगल में OMP1 में R1 वेक्टर हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप। तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप एंड R2 वेक्टर अगर लिखोगे तो हो जाएगा
R2 वेक्टर के लिए हम लोग को ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा ONP2। ONP2 में R2 वेक्टर क्या हो जाएगा, तो x2i कैप प्लस y2j कैप, x2i कैप प्लस y2j कैप। अब निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ना, तो लिखेंगे देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा वेक्टर हो जाएगा R2 माइनस R1, यानी फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहाँ से देखो सबसे पहले लिख देंगे इसका वैल्यू R2 वेक्टर का, तो x2i कैप प्लस y2j कैप, और माइनस करके लिखोगे ना, माइनस है तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, x1i कैप का भी और y1j कैप का भी, दोनों प्लस है तो क्योंकि पहले माइनस है तो दोनों माइनस हो जाएगा। यहाँ से लिख देंगे x1i कैप माइनस y1j कैप। डेल्टा वेक्टर देखो x2i कैप x1i कैप में i कैप कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1i कैप प्लस y2j कैप माइनस y1j कैप में j कैप कॉमन अगर रखेंगे तो y2 माइनस y1j कैप। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए फॉर्मूला। इसको चाहो ना तो ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ध्यान से इधर साइड में लिखते हैं, यानी डेल्टा आर वेक्टर x2 माइनस x1 को मान लेते हैं डेल्टा x और y2 माइनस y1 को डेल्टा y, तो इस तरह से लिखेंगे डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप। ये हो गया, यानी वेयर डेल्टा x हम लोग लिए किसको, x2 माइनस x1, और डेल्टा y किसको लिए, y2 माइनस y1। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसको समझने के लिए पहले क्या करते हैं ना कि दो फिगर बनाते हैं। तो ये मान लो ए वेक्टर, और ये देखो दूसरा यहाँ से लिए बगल से, ये हो गया बी वेक्टर। ठीक इसके पैरेलल यहाँ से एक लाइन खींचेंगे इस तरह से, और यहाँ से इसको मिला देंगे, एक प्लेन बन गया। अब अगर मान लो ए से बी, यानी हम लोग डायरेक्शन लेते हैं किधर, ए से बी, यहाँ पर एंगल थीटा मान लो, तो ये जो होगा ना ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा इधर हो जाएगा ये एन कैप, यानी यहाँ पर ध्यान से देखो दो वेक्टर, ए वेक्टर है बी वेक्टर, डायरेक्शन किधर लिए हैं, ए से बी लिए हैं, ए से बी लिए हैं, तो ए क्रॉस बी हो जाएगा ठीक ए के परपेंडिकुलर, बी के भी परपेंडिकुलर होगा, और इन दोनों से जो प्लेन बनेगा उसके भी परपेंडिकुलर, और ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। फिर देखो दूसरा फिगर बनाते हैं ठीक इसी तरह से, पहले ये मान लो एक वेक्टर ले लेते हैं, ए वेक्टर, और ये हो गया दूसरा बी वेक्टर। फिर यहाँ इसके पैरेलल एक लाइन खींच दोगे यहाँ से ऐसे, और इसको मिला देते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ से अगर इस बार क्या लेंगे, बी से ए, ये मान लेते हैं एंगल थीटा, तो इस बार जो बी क्रॉस होगा उसका डायरेक्शन हो जाएगा इधर माइनस एन कैप, यानी ए भी ए के परपेंडिकुलर होगा, ये जो तुम देख रहे हो कैप, ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर, और ए और बी से जो प्लेन बनेगा हो गया ना उसके भी परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर तो लंबवत, है ना। देखो एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, ए वेक्टर बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल मान लिया थीटा, और ये हम लोग डायरेक्शन लिए बी से ए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, यानी एन कैप जो है ना ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये कहलाता है नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो पॉजिटिव कहेंगे, पॉजिटिव नॉर्मल यूनिट वेक्टर, पॉजिटिव नॉर्मल यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डायरेक्शन बताने के लिए लिखा जाता है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। ठीक उसी तरह से ये हो जाएगा निगेटिव डायरेक्शन में हो गया, निगेटिव डायरेक्शन में हो गया, ठीक है ना, एन कैप यानी निगेटिव नॉर्मल यूनिट वेक्टर। हाँ माइनस का साइन है, हाँ तो निगेटिव डायरेक्शन चिन्ह हो गया, पॉजिटिव से हो गया निगेटिव, ठीक है ना, तो हम माइनस लगा दिए। अब देखो ध्यान से, इस डायरेक्शन में ए क्रॉस बी है और इस डायरेक्शन में बी क्रॉस है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। इसका मतलब है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी ये जो है ना क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, ये कहलाता है सदिश गुणनफल। इसको समझने के लिए हम लोग क्या किए, दो फिगर यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, दो फिगर। यहाँ पर सबसे पहले वाला फिगर में देखो, ये मान लेते हैं ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ठीक, अगर मान लो ए से बी की तरफ लेंगे, ए से बी की तरफ, ठीक है ना, तो डायरेक्शन जो हो जाएगा ना ठीक ऊपर की तरफ, यानी इसको राइट हैंड थंब रूल से बता सकते हैं। इस तरह से मान लो राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है ना, ये मान लो ए से बी की तरफ घुमाओगे तो थंब चला गया ऊपर। इसका मतलब है अगर ए और बी के मान लो बीच में एंगल थीटा ले लिया और ए से बी लेंगे, मतलब ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हो जाएगा ए के परपेंडिकुलर बी के परपेंडिकुलर, इन दोनों से जो प्लेन बना उसके भी परपेंडिकुलर, और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, यानी यहाँ पर इसे लिखे हैं पॉजिटिव नॉर्मल यूनिट वेक्टर। उसी तरह से मान लो दूसरा फिगर में देखो, यहाँ पर ए वेक्टर है, ए वेक्टर, दूसरा है बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल लिया है थीटा। इस बार हम लोग बी से ए लेंगे, तो राइट हैंड जो है थंब रूल के हिसाब से बी से ए पर घुमाएंगे ना, तो थंब किधर जाएगा, नीचे की तरफ, यानी बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो जाएगा किधर, निगेटिव नॉर्मल की तरफ, यानी माइनस एन कैप की तरफ। तो क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से बताते हैं, या स्क्रू रूल से। स्क्रू देखियो ना, स्क्रू पेच वगैरह कसा जाता है, ठीक है ना, तो उसमें जब कसते हैं उसको, ठीक है ना, जब कसते हैं पेच को किसी चीज में तो अंदर जाता है, ठीक है ना, अंदर, या मान लो उसको तुम अगर ध्यान दो तो इनवर्ड नीचे की तरफ कर सकते हो। कहीं पेच को कसते देखे हो ना, स्क्रू ड्राइवर से पेच को करते हैं, गवारी का लगाते हैं, कब्जा वगैरह पर, हिंज वगैरह, तो कहते हैं, या हैंडल वगैरह लगाते हैं डोर वगैरह में, तो पेच से कसते हैं उसको स्क्रू ड्राइवर से। तो स्क्रू रूल में क्या है कि स्क्रू को कसेंगे और स्क्रू अंदर जाएगा, यानी कि ध्यान से देखना, अंदर तो नीचे की तरफ हो गया। स्क्रू कैसे कसते हैं, ठीक है ना, स्क्रू को कैसे कसते हैं, याद है क्लॉकवाइज में, कैसे क्लॉकवाइज में कसते हैं। तो देखो ध्यान से, इसको क्लॉकवाइज में घुमाओगे तो थंब हो गया नीचे में, और जब खोलते हैं स्क्रू को, है ना, तो एंटी क्लॉक है, यानी इस तरह से कहने का मतलब इधर घूम जाएगा। देखो एंटी क्लॉक में ऐसे घूमेगा तो थंब चला गया ऊपर। तो दो वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हम लोग या तो राइट हैंड थंब रूल से बताएंगे या स्क्रू रूल से। ओके, अब दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट उसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो ए वेक्टर बी वेक्टर, यानी ए और बी दो वेक्टर है,
दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, वो ए बी साइन थीटा एन कैप के बराबर। किसके बराबर? ए बी साइन थीटा एन कैप। अगर मैग्नीट्यूड लोगे तो सिर्फ हो जाएगा ए बी साइन थीटा। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज defined as a vector cross b vector equal to ab sin theta n cap। अगर इसको मैग्नीट्यूड के रूप में लिखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एन कैप का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1, और इसलिए हो जाएगा ये ए बी साइन थीटा के बराबर। अब देखो यहां से, यहां पर जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे बताया जाएगा, तो द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल। यहां से लिख देंगे द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज given by right hand thumb rule और screw rule। और यहाँ पर एक चीज और देखो, ये जो थीटा है ये किसके बीच का एंगल है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच। यहाँ से लिखेंगे थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल देखेंगे, टॉर्क। टॉर्क को टाउ वेक्टर से डिनोट करते हैं, और टाउ जो होता है वो होता है आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। और इसको वेक्टर के रूप में लिखोगे, टाउ वेक्टर हो जाएगा आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। यहाँ टॉर्क हो गया टाउ, आर जो होता है वो एक्सिस से डिस्टेंस है, मान लो जिस एक्सिस के बाद बॉडी घूम रहा है उस एक्सिस से डिस्टेंस हो जाता है, और एक उसके परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है पर एफ साइन थीटा, तो टॉर्क हो जाता है आर एफ साइन थीटा। दूसरा एग्जाम्पल, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को एल वेक्टर से डिनोट करते हैं, और एल हो जाता है आर पी साइन थीटा। आर वही फिर हो गया जिस एक्सिस के बाद बॉडी घूम रहा है उस एक्सिस से उसका डिस्टेंस, ठीक है ना, और पी साइन थीटा मोमेंटम। पी साइन थीटा क्या है? मोमेंटम। तो ये लीनियर मोमेंटम कहलाता है पी। तो एल हो गया आर पी साइन थीटा। इसको कैसे लिख सकते हो, अगर वेक्टर के टर्म में लिखोगे तो आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो ये दो एग्जांपल हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, यानी इसका कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जाने। फिगर ये देखो यहाँ पर इसलिए रखे हुए हैं, ठीक है ना, ताकि हम लोग एक प्रॉपर्टी को समझ सकेंगे इसके द्वारा। पहला प्रॉपर्टी क्या है ना कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। यानी पहला प्रॉपर्टी में लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स does not follow commutative law, that is a vector cross b vector does not equal to b vector cross a vector। यानी a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर b क्रॉस
ए वेक्टर के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम क्लियरली फिगर में देख रहे हो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। ए क्रॉस बी अपवर्ड है तो बी क्रॉस ए डाउनवर्ड है। दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं होगा। दूसरा प्रॉपर्टी लिखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स यानी अगर मान लो ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, पैरेलल मतलब समांतर, यानी दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो, दिशा सेम हो, तो ए पैरेलल बी होगा, देन थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और अगर थीटा 0 डिग्री तो साइन थीटा, साइन 0 का वैल्यू होता है 0। देयरफॉर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए बी साइन थीटा इंटर, और ये हो जाएगा ए बी इंटू 0 इंटू एन कैप, तो पूरा का पूरा 0। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा 0। तो अगर दो वेक्टर हो, ठीक है, दोनों पैरेलल हो तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, और इसमें दो केस जानेंगे। फर्स्ट केस में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू लाइक यूनिट वेक्टर्स इज equal to 0, that is I cap cross I cap equal to 0, J cap cross J cap equal to 0, K cap cross K cap 0। यानी अगर दो यूनिट वेक्टर होगा ना एक जैसा, लाइक मतलब एक जैसा, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। यानी I क्रॉस I 0, J क्रॉस J 0, K क्रॉस K 0। इसको सिंपल वे में प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना, सिंपल वे प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, और एक्स एक्सिस ये हो गया, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये ऑरिजिन। एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई कैप लिखते हैं डायरेक्शन के लिए, वाई के लॉन्ग जे कैप, और जेड के लॉन्ग के कैप। ये हो गया 3 ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है। अब यहाँ से अगर मान लो चलो आई के लिए लेते हैं, तो एंगल बिटवीन आई कैप एंड आई कैप, जितना भी आई कैप हो सब एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। साइन 0 0 होता है, पता है ना। अब देयरफॉर आई कैप क्रॉस आई कैप ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप साइन थीटा एन कैप। आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, ये भी 1, और ये 0, एन कैप तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो सब के सब 0, यानी ये वैल्यू क्या हो गया 0। उसी तरह से J क्रॉस J एंड K क्रॉस K के लिए हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया इसके लिए दो लाइन एक जैसे वेक्टर के लिए, पहले इसको लिख दो।
हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू अनलाइक यूनिट वेक्टर्स टेकन इन साइक्लिक ऑर्डर इज इक्वल टू थर्ड वन। यानी अगर दो अनलाइक यूनिट वेक्टर लोगे ना, अनलाइक यूनिट वेक्टर साइक्लिक ऑर्डर में एक के बाद दूसरा, जैसे आई जे के आई, तो अगर दो लेते हो अनलाइक अलग अलग यूनिट वेक्टर साइक्लिक ऑर्डर में, तो तीसरे के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर? तीसरे के बराबर। यानी आई क्रॉस अगर जे लेंगे, दैट इज यहां से लिख सकते हैं आई क्रॉस जे, तो तीसरा हो जाएगा के। उसी तरह से जे क्रॉस के ये हो जाएगा आई के बराबर, और लिखेंगे के क्रॉस आई कैप, ये हो जाएगा जे कैप। देखो इसको फिगर के द्वारा हम समझा सकते हैं ऐसे करके, यानी कि यहाँ पर देखो फिगर बना दी इस तरह से, आई कैप जे कैप के कैप। देखो आई क्रॉस जे लिए तो किसके बराबर हो गया? के बराबर। जे क्रॉस के लोगे तो ये आई के बराबर, और के क्रॉस आई तो जे के बराबर। अभी थोड़ा देर पहले क्या पढ़े थे कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन बताते हैं राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू से, हैं? तो अगर मान लो आई और जे लोगे, तो आई क्रॉस जे लोगे तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, आई के भी परपेंडिकुलर जे के भी परपेंडिकुलर, या जो इससे प्लेन बनेगा उसके परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का परपेंडिकुलर कौन होगा? जेड एक्सिस। ठीक है ना, जरूर ऐसे दिखा है, लेकिन रियलिटी में जेड एक्सिस कैसे होगा? ऐसे होगा। तो आई क्रॉस जे का डायरेक्शन हो जाएगा इधर जेड के लॉन्ग, और जेड के लॉन्ग कौन सा यूनिट वेक्टर है? के कैप। तो इसीलिए हो गया आई क्रॉस जे। उसी तरह से मान लो अगर जे क्रॉस के लोगे, इन दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा एक्स एक्सिस, और इसके लॉन्ग क्या है? आई कैप। तो जे क्रॉस हो गया आई, उसी तरह से के क्रॉस आई हो गया जे कैप। ये हो गया, ठीक है ना। अब अगर ऑर्डर चेंज कर दो, जैसे ये तो हम लोग लिए किस में? एंटी क्लॉक में। किस में लिए हैं? एंटी क्लॉक डायरेक्शन में ले लिए। अगर इसी को डायरेक्शन चेंज कर दो, क्लॉक वाइज में कर दो, यानी इफ द डायरेक्शन इज चेंज, देख डायरेक्शन सबका बदल देंगे। तो यहाँ देखो जे क्रॉस आई हो जाएगा माइनस के, डायरेक्शन चेंज तो माइनस साइन लग गया। उसी तरह से के क्रॉस जे हो जाएगा माइनस आई, एंड तीसरा क्या है? आई क्रॉस के, और ये जाएगा माइनस जे। इसके लिए फिगर देखो सिंपल सा डायग्राम से समझते हैं। ये हम लोग लिखेंगे क्लॉक वाइज में। क्लॉक वाइज सबसे पहले लिख देते हैं, पर मान लो जैसे है आई जे कैप के कैप, और यहाँ से देखो जे क्रॉस, यहाँ से ये देखो इस तरह से लेंगे क्लॉक वाइज में हो जाएगा जे क्रॉस आई करेंगे तो के। फिर यहाँ से ध्यान से देखो, अगर के क्रॉस जे लिए हैं तो के क्रॉस जे लोगे तो हो जाएगा आई, और आई क्रॉस के करेंगे, आई क्रॉस के तो हो जाएगा जे के बराबर। तो अगर डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस से माइनस हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट्स फॉर्म।
कंपोनेंट्स फॉर्म। अगर दो वेक्टर कंपोनेंट के रूप में दिया हुआ हो, जैसे मान लो x y z के टर्म है, तब उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट a वेक्टर इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो देखो दो वेक्टर मान लिए, a वेक्टर और b वेक्टर। a का कंपोनेंट है तीन कंपोनेंट, x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप, और b वेक्टर का भी तीन कंपोनेंट है x2 i कैप y2 j कैप प्लस एंड z2 k कैप। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, पहले जैसे दोनों को लिख देते हैं, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, क्रॉस का साइन लगा देंगे, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं ना, गुना करते हैं ना, पहला टर्म से तीनों को करेंगे, फिर दूसरे से उन तीनों टर्म को, फिर तीसरे से तीनों को करेंगे, उसके बाद एक शॉर्टकट मेथड जानेंगे कैसे शो करना है, ठीक है ना। पहले ये लिख लेते हैं x1 x2 i कैप क्रॉस i कैप प्लस x1 y2 i कैप क्रॉस j कैप प्लस x1 z2 i क्रॉस k। सेकेंड वाले टर्म से फिर तीनों का करोगे तो y1 x2 j क्रॉस i प्लस y1 y2 j क्रॉस j प्लस y1 z2 j क्रॉस k। फिर तीसरा वाले टर्म से तो z1 x2 k कैप क्रॉस i कैप प्लस z1 y2 k कैप क्रॉस j कैप प्लस z1 z2 k कैप क्रॉस k कैप। अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे, अगर दो यूनिट वेक्टर लाइक एक जैसा हो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0, और अगर दो अलग अलग हो तो तीसरे के बराबर, ठीक है ना। यानी साइक्लिक ऑर्डर में एंटी क्लॉक में लेंगे तो प्लस हो जाएगा, और क्लॉक में लेंगे तो क्लॉकवाइज में तो माइनस। अब उसके हिसाब से देखो यहाँ से ध्यान से, x1 x2 लाइक है तो क्या हो जाएगा 0 प्लस x1 y2 i j है तो किसके बराबर k कैप हो जाएगा प्लस x1 z2 i k, है ना। तो i k किसके बराबर हो जाएगा, है ना। देखो k i होगा j, i के है तो माइनस j, क्या हो जाएगा माइनस j कैप। डायरेक्शन को देखते जाना ध्यान से, ठीक है ना। सेकेंड लाइन में देखो जो है प्लस y1 x2 j i तो क्या हो जाएगा माइनस k y1 y2 हो जाएगा इंटू 0, और वो फिर प्लस कर देंगे y1 z2 0 क्यों किया, क्योंकि लाइक एक जैसा है, j क्रॉस j है तो 0 हो गया। y1 z2 j क्रॉस k क्या हो जाएगा i के बराबर। तीसरे लाइन में देखते हैं प्लस z1 x2 k i हो जाएगा j कैप प्लस z1 y2 k j हो जाएगा माइनस i कैप प्लस z1 z2 दोनों लाइक एक जैसा है तो 0। देखो 0 वाला को हटा छोड़ दोगे तो 0 हो गया, खत्म हो गया। बाकी जो बचा है उसको एक साथ करके लिखेंगे a वेक्टर क्रॉस b। सबसे पहले क्या करेंगे कि
एक्स वाला देखो जो आई वाला जो टर्म है, तो आई वाला ये है, आई कैप यहाँ पर है और दूसरा आई कैप यहाँ पर है, इसमें प्लस और इसमें माइनस है, तो इन दोनों को एक साथ करके लिखोगे तो प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा, तो वो हो जाएगा y1 z2 माइनस z1 y2 इंटू आई कैप। अब यहाँ पर जो है ना फॉर्मूला में क्या करेंगे कि माइनस लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं माइनस। अब जे वाला देखो, जे वाला एक यहाँ पर है ना, z1 x2 जे कैप, और दूसरा जे वाला कहाँ यहाँ पर है, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए हैं तो पहले इसी को लिख देते हैं x1 z2, तो माइनस हो जाएगा z1 x2 जे कैप। ये माइनस है प्लस है, क्योंकि माइनस बाहर ले लिए हैं तो इसको क्या किए पहले लिख दिए। अब यहाँ से मान के करोगे ना ब्रैकेट तो तोड़ोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस ही रह जाएगा। फिर प्लस अगला में प्लस करके लिखेंगे किसके लिए, के वाला देखो के कैप वाला कौन कौन है, x1/2 के कैप, और तीसरा यहाँ पर है ये दूसरा देखो y1 x2 इंटू माइनस के कैप, तो इसको लिख देंगे x1 y2 माइनस y1 x2 इंटू के कैप। ये थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला हुआ। इस फॉर्मूला को सिंपल में भी याद रखने के लिए क्या करेंगे, ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो कंपोनेंट दिया है उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे देखो इस तरह से, यानी इसको लर्न करने के लिए एक तरीका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को इस तरह से मान लो, जिसे कैसे मॉडुलस वाला साइन देते थे मॉड वाला। इसमें क्या करना है, पहले ऊपर में आई कैप जे कैप के कैप लिखना है, फिर पहले वेक्टर का जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना x1 y1 z1, तो पहले a है तो पहले उसी का लिखेंगे x1 y1 z1, फिर b है b वेक्टर का जो मान लो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना है x2 y2 z2। अब इसको कैसे याद रखना है देखो ध्यान से, जब i लोगे ना, i से यहाँ पर i लिखे हुए हैं, ठीक है ना, अगर i लेंगे तो ठीक i के नीचे और i के बगल वाला को छोड़ देना है, तो बचेगा ये 4 बचेगा ना। यानी इस तरह से देखो मान लो अगर i लिए i क्या इस तरह से अरेंज करेंगे, देखो इसको छोड़ देना है। अब बच गया कितना y1 z2 और नीचे y2 z2 है ना, सर y1 z1 ऊपर है ना बचा हुआ और नीचे y2 z2, तो यहाँ से लिख दोगे y1 z1 और ये हो जाएगा y2 z2। यहाँ पर क्या करना, स्टार्ट करना है यहाँ से रखना, थोड़ा सा यहाँ पर मान लो मोटा डॉट कर दिए कि इस तरह से y1 z2, उसके बाद तब z1 y2। देखो i लिए तो y1 z2 माइनस z1 y2 हो गया, उसी तरह से माइनस का साइन लगा देंगे, फिर यहाँ से देखो। अब देखो ध्यान से, अगर j लोगे ना तो j के ये बगल वाला यानी j के रो में और j के कॉलम को छोड़ देना है, तो x1 z1 x2 z2 बचेगा, तो यहाँ से लिख देंगे j कैप लेंगे तब x1 z1 x2 z2। अब फिर यहीं से स्टार्ट करोगे, देखो इस तरह से जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ पर देखो थोड़ा सा साइन दे दिया, ठीक है ना, हाँ डॉट का साइन दिया हुआ है, और मतलब यहीं से स्टार्ट करना, पहले इसी को लेना तब इसको लेना है। यानी देखो x1 z2 है ना, हम माइनस दे करके z1 x2, फिर अगला प्लस साइन दे देंगे और k कैप लेंगे। तो जब k कैप लोगे ना, k कैप ध्यान से देखो, तो k के जो रो में ऊपर वाला है और k के कॉलम में इसको नहीं लिखना है, तो बच गया क्या देखो, तो x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पर लिख दोगे इस तरह से x1
बाई 1 x2 बाई 2 और फिर स्टार्ट यहीं से करना है इस तरह से। ये हो गया। तो x1 बाई 2 माइनस बाई 1 x2 है लिखा हुआ है।